बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 की रियल नंबर्स की। ये क्लास 10th में देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर ये आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है ना। और इसमें इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन इस वीडियो में देने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ और हम किस किस टॉपिक के ऊपर जो है ना बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। पहले तो हम ये बात करेंगे। सेकंड जो है हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ठीक है। तीसरी बात हम देखेंगे इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम। अगली बात इसमें हम देखेंगे, ये हो गया हमारा रियल नंबर्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और अगला टॉपिक देखेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके बाद जो है हम इसमें देखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किस तरह से जो है हम एलसीएम एंड एचसीएफ को निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें हम देखेंगे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और इसमें जो है हम टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की भी हम इसमें बात करेंगे, ठीक है ना। और अगली बात इसमें हम करेंगे, इसी बुक में ना आपको एक थ्योरम दे रखी है 1.3, ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि रियल नंबर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो सारी की सारी जो इंट्रोडक्शन है इस वीडियो में देंगे। तो देख लो, आपको ये सारी बातें जो है ना इस वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहो, ठीक है। इसको पूरा देखो ताकि जो है ना आपको ये चैप्टर से रिलेटेड जो है ना जो भी चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए आपको। सबसे पहला टॉपिक, यानी कि सबसे पहले देखो चैप्टर का नाम ही रियल नंबर्स है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कि रियल नंबर होता क्या है, ठीक है। रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेटअप बोल दो, सेटअप बोल दो, या फिर बोल दो कि द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो इसमें रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, उसी को हम रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ, मैंने कहा 2, तो 2 देखोगे आप ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। 1/2 लिख दूँ मैं, -5/2 लिख दूँ, या फिर मैंने √3, √2, या फिर मैंने लिख दिया पाई। तो इस तरह से जो है ना आप यहाँ देखो, ये तो रैशनल नंबर हैं आपके, ये बाकी के आपके इरेशनल नंबर हैं। तो दोनों मिला के जो है ये रियल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि भाई चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर आपको समझ में आ गई होगी बात। अगली बात देखो बेटा क्या है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा की, ठीक। यूक्लिड डिवीजन लेमा की, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलो या फिर डिवीजन लेमा आप कह सकते हो। तो सबसे पहले आप समझो कि देखो लेमा, लेमा का मतलब होता है प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है। तो यानी कि एक प्रोसेस है ये डिवीजन का एक ये प्रोसेस है जो यूक्लिड ने दिया था ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम जो है मान लो कि दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर मेरा ए है और एक मेरा इंटीजर है बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ए को डिवाइड करके देखेंगे बी से, ठीक है, उस प्रोसेस के द्वारा यानी कि डिवीजन के द्वारा। तो चलो इसमें हमने मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैंने क्या बताया आपको
कि ये प्रोसेस है डिवीजन का, यानी कि डिवीजन का प्रोसेस है जिसमें जो है एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करके देखा जाता है। ठीक है, तो सपोज करो, मान लिया एग्जांपल के तौर पे मैंने एक नंबर ले लिया 37 और एक ले लिया मैंने 5। ठीक, और मैंने इसको लेट कर लिया, चलो मैंने लेट ए मान लिया 35 और बी को मैंने मान लिया 5। ठीक, अब मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ। तो मैंने इसको डिवाइड किया, 37 को डिवाइड किया मैंने 5 से। ठीक, अब आप करो तो 5 7 जा 35, ये आपका 2 आ गया यहाँ पर। अब आपने डिवीजन जो है पहले भी करके देखा होगा और आपको ये बातें पता भी होंगी। सबसे पहले देखो आप, ये जो 37 आपका दे रखा है इसको कहते हैं हम डिविडेंड। 5 जो हमारा ये दे रखा है ये डिवाइजर है, 7 हमारा क्वोशंट है और r हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। और जब आप क्या करते थे कि डिवाइड को जब वेरीफाई करने के लिए दिया जाता था तो आप कैसे करते थे, तो आप कहते थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट और प्लस में रिमाइंडर। इसी तरीके से आप इसको डिवाइड करके, यानी कि इस तरह से आप ये फार्मूला लगा के जो है आप इसको वेरीफाई करते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है हमारा क्या है, हमने क्या बोला इसमें, मैंने आपको ये बोला कि ये जो डिविडेंड है, आप देखो डिविडेंड तो आपको ये तो पता ही है, आपको ये 37 है, डिवाइजर हमारा क्या दे रखा है 5 है, क्वोशंट हमारा 7 आ गया और रिमाइंडर हमारा यानी कि 2 आ गया। ठीक है, इस तरह से। तो जब आप इसको वेरीफाई करोगे तो 37 इज इक्वल टू 37 आ जाता है, तो हमारा ये सवाल इसका मतलब सही हो जाता है। ठीक है ना, ये बात होती है। तो इसी में हमने क्या किया है कि ये जो डिविडेंड है, हमने ए जो है वो हमारा डिविडेंड हो गया, बी जो है हमारा डिवाइजर मान लिया हमने, क्यू हमारा क्वोशंट है और आर जो है वो हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग देखो, जैसे ये मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखा है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो वही बात यहाँ भी आ जाती है। तो मैंने कहा a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस में r, और वेयर r जो है वो ग्रेटर देन, देखो अब यहाँ क्या दे रखा है कि रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवाइजर से हमारा छोटा होगा, यानी b हमारा क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, तो आपने इस डिवाइड में आप देखो, आपने इस डिवाइजर से जो है 37 को देखो 5 से आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारा 2 आ गया। देखो तो डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यहाँ देखो ए हमारा क्या है, डिविडेंड है, बी हमारा डिवाइजर है, क्यू हमारा क्वोशंट है, आर हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, और रिमाइंडर हमारा या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन डिवाइजर से छोटा हमारा होता है। अब आपने यहाँ देखा कि हमने ए और बी लिया था, हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर लिए थे। ठीक है, अब 2 पॉजिटिव इंटीजर लिए हमने और उसको हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर और आ गए, यूनिक पॉजिटिव इंटीजर हमारे आ गए। ठीक है ना, तो इसी को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। अब देखो थर्ड मैंने क्या बताया आपको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, वही डिवाइड का ही प्रोसेस है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम एचसीएफ को कंप्यूट करते हैं, यानी कि टू कंप्यूट एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ को निकाला जाता है। ठीक है ना, इसके अंदर। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया ना आपको कि मेरे पास मान लो कि ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर है और उनका हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके उसके अंदर हम देखते हैं। ठीक है ना, तो समझो अगर मान लो मैंने कहा आपको इसके कुछ स्टेप होते हैं, तो देखो सबसे पहला जो स्टेप है आपका, सबसे पहले समझो आप पहला जो स्टेप है, पहले स्टेप में क्या होता है कि हम इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। सबसे पहले आप देखो यूज
यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं हम एचसीएफ निकालने के लिए दो पॉजिटिव इंटीजर का। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, यानी कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये हमारा हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा हम इसमें यूज करेंगे। देखो सेकंड स्टेप क्या होगा जब हम इसको यूज करेंगे ना, सेकंड स्टेप क्या होगा कि जैसे कि हमने दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, ठीक है, तो हमने यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया इसके अंदर हमने, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हमारा क्या होगा कि यदि देखो यदि आर हमारा 0 आ जाए, ठीक है, यदि आर हमारा जब हम डिवीजन प्रोसेस का कर रहे हैं और यदि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, तो देन HCF ऑफ ए एंड बी इज बी, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना कि यदि मेरा आर 0 आ गया, मान लो आर मेरा 0 आ गया, तो मेरा जो है ना ए बी जो भी मैंने HCF निकालना है मुझे, तो वो हमारा क्या होगा, उसका जो HCF होगा वो हमारा बी हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि इफ आर इज नॉट इक्वल टू 0, तो अप्लाई डिवीजन लेमा अगेन, ठीक है। तो क्या होगा कि यदि आर हमारा 0 नहीं होगा, फिर हम क्या करेंगे, डिवीजन लेमा का यूज करते रहेंगे। स्टेप 3 क्या होता है हमारा, अब स्टेप 3 में देखो क्या है कि क्या करेंगे हम कि हम प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, प्रोसेस को देखो डिवीजन यानी कि लेमा, डिवीजन लेमा के प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर बिकम्स 0, ठीक है। ये 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप देखो क्या है कि डिवीजन लेमा का यूज करना है हमें, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालने के लिए। सेकंड स्टेप में क्या होता है, यदि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारा जो ए बी जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो रिमाइंडर होगा हमारा वो बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा आपको कि वो बी क्या है। बी मतलब कि जो जिससे हमने डिवाइड किया। और यदि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, डिवीजन लेमा का उसको दोबारा से यूज करेंगे, यानी कि उसको फिर अप्लाई करेंगे दोबारा से। तीसरे में क्या होगा कि कंटिन्यू करते रहेंगे उस प्रोसेस को जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लो कि हमने एग्जांपल लिया, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने दो नंबर ले लिए 95 35, ठीक है, और चलो इसको मैंने लेट कर लिया। लेट ए मैंने मान लिया 35 और बी 95 और बी को मैंने मान लिया 35, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा है कि ए जो है वो मेरा बी से ग्रेटर है, यानी कि बड़ा नंबर है। तो हमने क्या किया, 95 को 35 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 35 से करोगे आप तो 35 2 जा 73 पे ज़्यादा हो जाएगा इससे, ठीक है। आप यहाँ पर करके देख सकते हो। तो देखो 35 2 जा 70, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 20, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा डिवीजन का प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये जो 35 है इसको हमने डिविडेंड मान लिया और b जो है वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा। अब हम 20 को यानी कि 35 को 20 से करके देखेंगे। 22 जा 40 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो उससे कम, तो 21 जा 20, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 15। तो अभी भी हमारा देखो क्या हो रहा है कि 15 यानी कि आर जो अभी हमारा 0 नहीं आ रहा। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस को चलाते रहो आप। अब हमारा देखो ये जो है ये डिविडेंड बन जाएगा 20 और 15 हमारा डिवाइजर हो जाएगा। 15 2 जा 30 ज़्यादा हो जाएगा तो 15 1 जा 15 और हमारा 5 रिमाइंडर आएगा। तो अभी भी हमारा जो रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे 15 यानी ये जो 15 है इसको यहाँ रखेंगे और रिमाइंडर को डिवाइजर मान लेंगे। तो 5 3 जा 15 पूरा चला गया और रिमाइंडर आ गया हमारा 0, ठीक है। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसी प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर दो आप, ठीक है। तो इस प्रकार हैंस तो आप देखोगे HCF ऑफ 95 एंड 35 इज 5। देखो आप, तो मैंने बोला था ना
कि यदि ए बी हमारा अगर मान लो दो पॉजिटिव इंटीजर है और अगर हमारा मान लो कि अगर रिमाइंडर 0 होगा तो बी जो है हमारा वो एचसीएफ होगा। तो देखो यहाँ पर अब हमारा क्या है, यहाँ पर देखो बी, ये बी है। अब बी से क्या हुआ, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 हमारा जो है इसका एचसीएफ आ गया। तो इस तरह से जो है आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके जो है आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हो किन्हीं भी नंबर होगा, ठीक है, किन्हीं भी पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो बेटा अगला क्या बताया था मैंने, ठीक है, अगला हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है, ठीक है। और एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो देखो क्या होता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, यानी कि जो भी कंपोजिट नंबर होता है ना, कंपोजिट नंबर को जो है हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करके दिखा सकते हैं। कैसे, जैसे अगर मान लो सपोज करो मैंने एक नंबर लिया 56, तो देखो 56 क्या है, ये हमारा ये कंपोजिट नंबर है। अगर इसको जो है हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कैसे दिखाएंगे, इसको देखो इस तरह से जो है आप इसके प्राइम फैक्टर निकाल लो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो 2 से करा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, देखो 2 से इसको करोगे 14 आ जाएगा, 2 से करो 7 आ गया और 7 बन जाए 7। तो देखो 56 हमारा कंपोजिट नंबर है। अब इसके देखो आपको ये प्राइम फैक्टर आ गए इसके, तो देखो ये, तो इसको जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में। और ये जो फैक्टराइजेशन है ना, ये सारे के सारे यूनिक है। यानी अब देखो 56 को यदि 2 से करोगे तो भी पूरा चला जाएगा किसी भी। तो अगली बात करेंगे अब हम, अगली जो हमारी बात है एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। ये देखो आप रियल नंबर्स का जो चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एचसीएफ और एलसीएम भी आपको दे रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने का। अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको ये तो पता ही है एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। तो जब आप प्राइम फैक्टर यानी कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा जब एलसीएम एचसीएफ निकालोगे तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो देखो एचसीएफ में क्या करोगे आप कि प्रोडक्ट ऑफ द लोवेस्ट कॉमन पावर, ध्यान रखना ये, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द लोवेस्ट कॉमन पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर और एलसीएम में क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमन पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर। अब मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे, ये ध्यान रखना। देखो एचसीएफ में आपको लोवेस्ट पावर लेनी है, एलसीएम में आपको ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। कैसे करना है, अब अगर मान लो मैंने 24 और 36 ये दो नंबर ले लिए और मैंने कहा कि इसका एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो कैसे निकालेंगे हम, मैं दोनों चीज़ें एक ही में बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको ये तो पता है 24 36 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करोगे तो इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे आप इस तरह से। तो आप इसके निकालो पहले, देखो 2 12 से चला गया, 2 देखो 6 से चला गया और इधर आप देखोगे 2 3 जा 6 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। इसको आप करोगे तो देखो ये 18 पे चला गया, ये 2 9 पे चला गया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। तो इस तरह से करा आपने। अब देखो 24 के कौन कौन से आपके प्राइम फैक्टर बने, तो आप ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 36 के आपके कौन से प्राइम फैक्टर बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान रखना है, देखो इनकी पावर बना दो, इसको प्रोडक्ट ऑफ पावर में लिख दो। तो जैसे 2 कितने हैं 1 2 3, तो ये लिख दोगे 2 की पावर 3 और 3 यहाँ पर 1 है तो 3 की पावर 1 लगा दो।
इसी तरीके से इसमें 2 देखो कितने हैं, 1 2 3 2 है, तो यानी कि 2 की पावर 2 और 3 कितने हैं इसमें, 2 बार हैं तो 3 की पावर 2। देखो इस तरह से आपने इसको पावर में पहले बना दिया। अब हमें मान लो एलसीएम निकालना है, तो मैंने क्या बोला, एलसीएम में ग्रेटेस्ट कॉमन पावर आपको लेनी है। तो देखो इसमें कॉमन फैक्टर देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी कॉमन है। अब इसमें से कौन सी किसकी पावर बड़ी है, 2 की 3 बड़ी है, 2 की 2 छोटा है तो 2 की 3, तो आपने 2 की 3 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब 3 में देखो 3 भी कॉमन है, तो 3 में से जो बड़ा वाला है ये 3 की 1 है, ये 3 की 2 है, तो 3 की 2 ले लोगे आप, ठीक है। तो एलसीएम में क्या करना है, ग्रेटेस्ट पावर लेना है, आपको ध्यान रखना। तो अब इसको एक्सपेंड कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72, तो देखो 72 आ गया इसका एलसीएम। और यदि एचसीएफ की बात करूंगा मैं, तो एचसीएफ में क्या बोला मैंने आपको, लोवेस्ट कॉमन पावर लेनी है। तो लोवेस्ट देखो 2 की 3, ये 2 की 2 है, तो 2 की 2 ले लेंगे हम यहाँ पर, और 3 वाले में 3 की 3 ले लेंगे, यानी कि 3 की 1 मतलब बात ही की है। तो अब इसको देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 3 12। तो देखो आप यहाँ पर कि अब यहाँ क्या हो रहा है, एलसीएम तो हमारा आ गया 24 36 का 72, और एचसीएफ हमारा आ गया इसका 12, ठीक है। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा जो है आप एलसीएम भी फाइंड कर सकते हो और एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हो। अब इसमें देखो बेटा कुछ फॉर्मूले आप ध्यान रखना, ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखो एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, ये याद रखना आपको। और अगर मान लो आपको देखो एलसीएम निकालना है, तो आपको ये तो पता ही है, देखो यहाँ लिख दो आप इस तरह से फार्मूला, देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और इस एचसीएफ को नीचे ले आओ तो एलसीएम निकल जाएगा। और अगर एचसीएफ निकालना है आपको, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखोगे इस तरह से, और अपॉन में एलसीएम लिख दोगे, नीचे डिवाइड कर दोगे। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से नंबर को एचसीएफ से डिवाइड कर दोगे तो सीधा एलसीएम आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर को एलसीएम से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा एचसीएफ आपका आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, आप कैसे समझ लो आप। अब हमारे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन से दे रखे हैं, 24 36 दे रखा है। तो अगर मान लो मुझे एलसीएम निकालना है और मुझे दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे रखा है और मुझे एचसीएफ दे रखा है मान लो, ठीक है। तो देखो एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर तो कौन से हमारे, देखो 24 36, इसी सवाल में ही देख लो आप। और एचसीएफ मेरा 12 निकल गया है, तो मैंने यहाँ नीचे 12 लिख दिया। तो अब देखो 12 3 36 और 24 को 3 से करोगे तो देखो 72 आ गया, बिल्कुल ईजिली है। इसी तरीके से एचसीएफ अगर तुम्हें निकालना है और आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे रखा है और एलसीएम दे रखा है, तो एचसीएफ भी इसी फार्मूले से निकाल दोगे आप। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आप यहाँ पर लिख दो, और हमारा एलसीएम कितना दे रखा है 72, तो 72 नीचे लिख दो। तो अब यहाँ पर देखो 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 2 से कट गया। अब 2 से देखो इसको काट दो तो 12, तो देखो आप ये 12 आ गया आपका। तो इस तरह से आप इन फार्मूले से आप निकाल सकते हो। यदि आपको नंबर दे रखे हैं एलसीएम एचसीएम में से कुछ दे रखा है तो आप इस तरह से जो है देखो इस तरह से निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है हम इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करके देख सकते हैं। अब देखो बेटा अगला टॉपिक है रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब हम रैशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ना मैं आपको जरा एक बार इरेशनल नंबर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले समझो आप कि देखो अगर कोई पूछे रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम पी बाई क्यू में एक्सप्रेस करके दिखा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और क्यू जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और वेयर ध्यान रखना आप, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। तो पी क्यू हमारे इंटीजर्स होते हैं और हमारा जो क्यू है यानी कि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने कहा 2/3 माइनस 1/5, 0 भी देखो एक इंटीजर है तो 0 के नीचे 1 है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इस तरह से -3/5
दोनों में माइनस लगा सकते हो आप इस तरह से, ठीक है। तो ये सब रैशनल नंबर आपके हैं ये, ठीक है, ये रैशनल नंबर कहलाते हैं। और इरेशनल नंबर की अगर हम बात करेंगे, इरेशनल नंबर की, तो जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ठीक है, तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में देखो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ जैसे √3, √5 है, या मैंने पाई की वैल्यू बोल दिया इस तरह से, या मैंने कहा 5.15 इस तरह से ये चलता जा रहा है, तो ये सब इरेशनल नंबर है आपके, ठीक है। ये बात आपको पता चली। इसके बाद देखो बेटा, अब हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है, तभी उसके बाद में ना हम ये इसके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे। तो देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ लो आप, यही बता देता हूं आपको मैं। देखो आप, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, यानी कि टर्मिनेट हो जाना, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे कहूँ मैंने, जैसे कहा 0.5 है, तो देखो ये 0.5 के बाद ये संख्या नहीं बढ़ रही, तो ये यहीं पर टर्मिनेट हो गया ये, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर इसको मैं फ्रैक्शनल तौर पे कहूँ, अगर मैंने कहा जैसे 1/2 है, 1/2 को आप डिवाइड करो तो 0.5 आएगा, इसके बाद ये बढ़ेगा नहीं। जैसे देखो आप 1/2 को यदि आप डिवाइड करोगे, 1 को अंदर रखो, 2 से करो, अब 2 की टेबल में 1 आता नहीं है, तो आपने क्या करा, 0 पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 लगा दिया, 2 5 जा 10। अब देखो 0.5 के बाद आगे ये बढ़ेगा नहीं, तो इस तरह से जो है इनको हम डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, यानी कि जो बढ़ता नहीं है, इस तरह से। इसके बाद देखो बेटा एक आता है अगला, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इसको देखो एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने कहा 1/3 है, 1/3 को आप डिवाइड करो, तो जैसे कि आपने कहा 1 और 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 की टेबल में 1 नहीं आता, तो पॉइंट लगा देंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। अब आप कहोगे 3 3 जा 9, 1 आ जाएगा। एक बार पॉइंट लगाने के बाद तो 0 लगा ही सकते हैं, फिर 0 लगाया हमने, फिर कहा 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 लगाओगे, फिर 3 3 जा 9, तो 1 इसी तरह से चलता ही जाएगा। तो कहने का मतलब इसका ये आ जाएगा 0.333, ये चलता ही जा रहा है इस तरह से, तो हम इसको 0.3 की बार ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं जो चलता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, तो वो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। और ये देखो, ये जो नंबर रिपीट हो रहा है, जरूरी नहीं है एक ही नंबर रिपीट होगा, 2 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, कई इसमें डेसिमल एक्सपेंशन में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो डेसिमल चलता जाए और जो जिसके नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, जैसे देखो इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है और जो नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों जो हैं रैशनल नंबर कहलाते हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है ना। और वो नंबर जो ना ही तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ना ही नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, ना ही तो वो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही वो रिपीट हो रहे हैं नंबर, तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम रैशनल नंबर कहते हैं। ये दोनों जो हमारे रैशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे रखा है इस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें देखोगे ना, इसमें देखो आप, ये कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, देखो जैसे 15 आ गया तो 115 हो गया, अब ये 1115 हो गया, तो इस तरह से रिपीट नहीं हो रहा है और ये चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसलिए वो इरेशनल नंबर कहलाता है। अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन की। देखो कुछ एग्जाम्पल लिया मैंने, 0.35 या फिर मैं ले लिया 0.773, इस तरह से ले लिया कोई एग्जाम्पल। अब यहाँ देखो रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, अब ये 0.35 है यानी 0.35, तो इसको आप लिखोगे 35/100, ठीक है, 35/100 लिखोगे इस तरह से। तो 35/100 लिखोगे इसको, तो 35, अब अगर इसको आप इसका प्राइम फैक्टर निकालो आप, तो किस तरह से, इसी तरह से निकालोगे, 250, 225, 5 पंजे 5 एकम, तो आप यहाँ देख रहे हो 2 की 2 और 5 की 2,
इस तरह से बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको देखा 773 को, तो 773 अपॉन में 1000 हो गया। तो देखो 773 और इसको अगर करोगे तो 222555, इस तरह से इसका प्राइम फैक्टर बनेगा। तो अब यहाँ देखो, तो 773 ये हो गया 2 की 3 और इंटू 5 की 3। तो कहने का मतलब आप ये ध्यान रखना बेटा कि जिसका डिनोमिनेटर, याद रखना कि जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में बन जाएगा, उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। तो जैसे इन दो नंबरों की जैसे मैंने बात करी, अब यहाँ देखो 2 की 2 इंटू 5 की पावर 2 है यहाँ पर, इसको हमने किया तो 2 की 3 इंटू 5 की पावर 3 आ रहा है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये दोनों जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और जो इस फॉर्म में नहीं लिखा जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है अच्छी तरह से, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मैंने कहा 7/8। अब हमें इसको देखना है, हमें बताना है कि भाई ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो अब इसको देखो क्या है, तो 7, ये देखो 2 की पावर 3 हो गया, ठीक है। तो 2 की पावर 3 हो गया आपका। तो ये जो डिनोमिनेटर इसका इस फॉर्म में आ रहा है, देखो 2 आ जाए चाहे 5 आ जाए, कोई सा भी नंबर आ जाए, तो कहने का मतलब ये डिनोमिनेटर जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है। जैसे कैसे, देखो 7, 2 की पावर 3, 5 का कुछ नहीं है तो 0 है, समझ लो। तो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में बन रहा है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो इस तरह से जिसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में बन जाएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब अगर मान लो आपको ये दे दिया जाए कि 7/8 है और इसका मुझे डेसिमल एक्सपेंशन बताओ बिना डिवाइड करे, तो आप देखो 7/8 की मैंने लिया 7/8, ठीक है। तो देखो 8 का तुमने प्राइम फैक्टर किया तो ये 2 की 3 आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जैसे मैंने बताया ना कि हमारा डिनोमिनेटर जो है किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की m इंटू 5 की n की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो 2 की 3 है तो हमने क्या करा यहाँ पर 5 की 3 एक ऐड कर दिया है इस तरह से। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया उसी को आप ऊपर भी लगा दो 5 की 3। तो देखो 7 मल्टीप्लाई 5 की 3, 5 पंजे 25 पंजे 125, और ये हो गया हमारा 2 इंटू 5 की पावर 3। अब 125 को 7 से मल्टीप्लाई करो आप, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, 1 7 7 1 8, और ये हो गया हमारा 10 की पावर 3। तो 875 अपॉन में 1000 हो गया। तो इसका मतलब इसका डेसिमल आ गया 0.875, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन बिना डिवाइड किए निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेटा अब रहेगी तुम्हारी एक थ्योरम 1.3 जो मैं बता रहा था एनसीईआरटी की बुक में, उसको कभी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पे अगर नए जुड़े हैं, अगर उनको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके बाय।